नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। क्या भारत की राजनीति वापस भ्रष्टाचार की धुरी पर घूमेगी? यदि ऐसा हुआ तो फायदा किसे होगा, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में रिश्वत का मामला पिछली सरकार का है। उस नाते मोदी सरकार और भाजपा का कांग्रेस पर हल्ला बोल बहुत मतलब वाला है। भारत में सत्ता उथल पुथल का निर्णायक कारण हमेशा भ्रष्टाचार रहा है। जेपी आंदोलन हो या वीपी सिंह का उठाया बोफोर्स कांड या 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन, सभी की धुरी भ्रष्टाचार था। इससे अकल्पनीय सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब जो सत्ता में है उसके खिलाफ गुस्सा बना। इस दफा उल्टा है। सरकार में भाजपा है और वह अगस्ता दलाली पर कांग्रेस और सोनिया गांधी को घेर रही है। क्या इससे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ग्राफ बढ़ेगा? भाजपा सोनिया गांधी से पूछ रही है कि वे बताएं कि किसने रिश्वत खाई। सीधे सोनिया गांधी को घेरा जा रहा है, वैसे ही जैसे वीपी सिंह ने राजीव गांधी को घेरा था। बोफोर्स और अगस्ता कांड में फर्क यह है कि इटली की अदालत ने रिश्वत देने वालों का अपराध माना है। बोफोर्स के मामले में न स्वीडन में कुछ हुआ था और न भारत में कुछ हुआ। अगस्ता रिश्वत मामले में इटली के हाई कोर्ट ने अपने देश की कंपनी के अफसरों को सजा दी है। बताया कि कितने करोड़ रुपए की रिश्वत बिचौलियों से गई। अब रिश्वत लेने वाले भारतीय नामों की जांच अपनी एजेंसियों को करनी है। भारत की जांच एजेंसियां कैसी है इसे दुनिया जानती है। मोटे तौर पर मामला राजनीतिक बना है और बना रहेगा। भाजपा इसे तुल देगी तो अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने इसके बहाने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। वह भाजपा और कांग्रेस में नूरा कुश्ती बता रही है। यह बात भी घोटाले की पिछली राजनीति से एक फर्क जताती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर को किसी नए चेहरे के साथ ही कांग्रेस को चुनाव लड़ाना होगा। उन्हें राहुल या प्रियंका गांधी का चेहरा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी 2019 में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्हें कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर नहीं उतार सकती है। इसी तरह प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता है, जिन्हें इस चुनाव में जाया नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी की टीम के एक करीबी नेता का कहना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीवन मरण का चुनाव नहीं बनाना चाहती है। इसका कारण ये है कि 1989 में लोकसभा और 1990 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 26 साल में कांग्रेस बिना उत्तर प्रदेश के ही 15 साल केंद्र की सत्ता में रही है। यानी बिना उत्तर प्रदेश के केंद्र में सरकार बन सकती है, लेकिन अगर यूपी में राहुल और प्रियंका का पत्ता पिट गया तो देश में कहीं जगह नहीं मिलेगी। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि हाल में हुए चुनाव सर्वेक्षणों में प्रियंका गांधी कम से कम 3 नेताओं से पीछे हैं। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी अज्यूम और पार्लियामेंटेरियन पत्रिका के मुताबिक मुकाबला बसपा और सपा के बीच है। 26% लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा दावेदार माना है, जबकि 22% अखिलेश यादव और 20% वरुण गांधी के पक्ष में है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक प्रियंका को 12% समर्थन मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 12-13 सीटों पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि प्रशांत किशोर अपना रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए राहुल या प्रियंका को लाना चाहती हैं, पर कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। पता नहीं सरकार ने किसी रणनीति के तहत ये काम करवाया है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर योगेश त्यागी ने एकेडमिक सुझावों के आधार पर किया है कि भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाली किताब पर पाबंदी लगा दी गई है। यह किताब दिवंगत बिपिन चंद्रा की है। उनके अलावा मृदुला और आदित्य मुखर्जी भी इस किताब के लेखक है। इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी लिखा है और इन्हें कांग्रेस का करीबी माना जाता है। किताब पर पाबंदी लगाने के बाद रोमिला थापर, इरफान हबीब और डीएन झा सहित कई बड़े इतिहासकारों ने इसके खिलाफ बयान जारी किया है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इतिहास की किताबों का भगवाकरण किया जा रहा है। इससे पहले जब भी इतिहास की किताब में कोई बदलाव होता था तो ऐसे आरोप लगते थे। भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के समय सिख गुरुओं के बारे में लिखी गई आपत्तिजनक बातों को हटाया गया था। तब सभी बड़े इतिहासकारों ने उस समय के मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी और एनसीईआरटी के उस समय के निदेशक जेएस राजपूत पर भगवाकरण का आरोप लगाया था। इसी तरह जाटों के बारे में लिखा गया आपत्तिजनक पैराग्राफ हटाने पर भी यही आरोप लगे थे। लेकिन इस बार चूंकि
क्योंकि मामला भगत सिंह का है, इसलिए वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकार दोनों दुविधा में है। वे उलझ गए हैं। विपिन चंद्रा की लिखी बात का समर्थन भी मुश्किल है और किताब पर पाबंदी का विरोध भी करना है, इसलिए बहुत सावधानी से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर M.N. पटेल ने नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री सार्वजनिक कर दी है और बताया है कि 1983 में उन्होंने राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी से MA पास किया था। हालांकि कांग्रेस को अब भी इस पर यकीन नहीं है और उसने अब वाइस चांसलर पर ही सवाल उठा दिए हैं। सो ये विवाद अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया में डिग्री को लेकर कमाल का विवाद छिड़ा है। कांग्रेस के पहले परिवार के सभी सदस्यों की डिग्री पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। मजेदार बात यह है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के समर्थक स्वामी के वीडियो को वायरल करा रही हैं। इसमें स्वामी का दावा है कि गांधी नेहरू परिवार में किसी सदस्य के पास औपचारिक शिक्षा की पूरी डिग्री नहीं है। उन्होंने सोनिया गांधी की कैम्ब्रिज की कथित डिग्री पर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि उनके खुलासे के बाद अब सोनिया चुनावी हलफनामे में कैम्ब्रिज की डिग्री का जिक्र नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री का विवाद भी फिर से सोशल मीडिया में उभर आया है। तो मोदी की डिग्री का मामला उठाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जितेंद्र तोमर सहित कई नेताओं की डिग्री का मामला भी उठ गया है। कई लोगों ने लालू प्रसाद के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की डिग्री दिखाने की मांग कर रही हैं, ताकि ये पता चले कि बड़े भाई छोटा और छोटा भाई बड़ा कैसे हो गया। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत के लेन देन के मसले पर अब तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को कटघरे में खड़ा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आज राज्यसभा में हेलीकॉप्टर खरीद का मुद्दा उठाया और जोरदार हंगामा किया। तृणमूल के सांसदों ने पूछा कि इस सौदे में कथित तौर पर रिश्वत मांगने वाले गांधी और AP कौन है। शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि 12 VVIP हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हुए सौदे में किसने रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि सरकार चुप क्यों है, रक्षा मंत्री को बयान देना चाहिए कि किसने रिश्वत ली। रॉय ने इस मसले पर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बुधवार को इस मसले पर चर्चा होगी और उस चर्चा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सौदे से जुड़े सारे तथ्य संसद में रखेंगे। हंगामे की वजह से सुखेंदु शेखर रॉय को सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में रिश्वत लेन देन के मामले में जांच एजेंसी CBI ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी से पूछताछ की है। वे आज सुबह 10 बजे CBI मुख्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों की एक टीम ने उनसे लंबी पूछताछ की। करीब 2 साल पहले भी SP त्यागी से इस सिलसिले में पूछताछ हुई थी। गौरतलब है कि भारत के हाईकोर्ट के समकक्ष माने जाने वाले इटली के कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले में कहा है कि सौदे के लिए रिश्वत दी गई थी। अदालत के आदेश में कई बार त्यागी का नाम आया है। CBI ने त्यागी और उनके रिश्तेदारों व यूरोपीय बिचौलियों सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। त्यागी के ऊपर आरोप है कि उनके वायुसेना प्रमुख रहते हेलीकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर किया गया था, जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड बोली लगाने वालों में शामिल हो सकी थी। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री और उन्हें मिले अंकों को सार्वजनिक किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने उनकी 2 जन्मतिथि होने का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद में बताया कि MN कॉलेज के रजिस्टर के मुताबिक मोदी की जन्म तिथि 29 अगस्त 1939 है। उन्होंने इस कॉलेज में 12वीं में दाखिला लिया था। मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में जन्म तिथि नहीं बताई है, बल्कि सिर्फ उम्र लिखा है, जबकि सार्वजनिक रूप से उनका जन्मदिन 17 सितम्बर 1950 माना जाता है। गोहिल ने 2 जन्मतिथि होने का कारण पूछा है और ये भी कहा है कि मोदी के पासपोर्ट, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों में जन्म की क्या तारीख लिखी गई है, ये बताया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर ने आज संसद में 3 गैर सरकारी विधेयक पेश किए। इसमें एक विधेयक नेशनल स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन का भी है। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो मैच फिक्सिंग के दोषी ठहराए गए खिलाड़ियों को 10 साल तक की सजा होगी। इस बिल के मुताबिक एथिक्स कमीशन में जजों और जानी मानी खेल हस्तियों को शामिल किया जाएगा, जो खेल संघों से बातचीत करके नए नियम बनाएगा। अभी मैच फिक्सिंग में दोषी ठहराए जाने के बाद खिलाड़ी पर सिर्फ पाबंदी लगती है, लेकिन नए कानून के बाद 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा खिलाड़ी को फिक्सिंग के लिए जितने पैसे मिले होंगे उसका 5 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी दिल्ली और NCR में डीजल टैक्सियों पर पाबंदी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज राजधानी में डीजल टैक्सी चालकों और मालिकों ने प्रदर्शन किया। दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में इनके प्रदर्शन की वजह से जबरदस्त जाम लगा रहा। इनके प्रदर्शन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पूरी तरह से बंद हो गया, जिसका असर कई इलाकों में महसूस किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से डीजल टैक्सियों के दिल्ली व NCR में चलने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इससे पहले डीजल टैक्सियों को CNG में बदलने के लिए 3 महीने से ज्यादा का समय दिया था।
डीजल टैक्सियों पर पाबंदी से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की रिश्वत का मसला क्या 2019 के लोकसभा चुनाव तक खींचेगा? सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे के हवाले भाजपा कितने समय तक कांग्रेस पर हमला बोले रख सकती है? क्या मोदी सरकार 3 साल में ऐसा कुछ कर सकेगी जिससे सचमुच वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ठोस जांच करा सके? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। हैरान करने वाली बात है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत की लेन देन का मामला बेमौसम उठा है। भारत में घोटाले आमतौर पर चुनावी सीजन में उठते हैं और स्वाभाविक रूप से विपक्षी पार्टियों को इसका फायदा मिलता है। यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की आंधी में उड़कर ही नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। लेकिन अगस्ता घोटाले का मामला बेमौसम उठा है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन वहाँ कांग्रेस के विरोध में भाजपा नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका इस घोटाले से कोई मतलब नहीं है और वे इसे चुनावी मुद्दा बना भी नहीं रहे हैं। तभी यह सवाल उठा है कि क्या यह मामला 3 साल बाद होने वाले आम चुनाव तक चलेगा? सरकार क्या जांच के बहाने इसे 3 साल तक खींच पाएगी या फिर फटाफट जांच करके दोषियों को जेल में डाला जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत में कोई भी घोटाला सिर्फ अपराध न्याय प्रक्रिया के तहत नहीं सुलझाया जाता है। वह एक राजनीतिक मसला होता है। उसके ऊपर से भारत की नौकरशाही है जो रिश्वत के मामलों को रिश्वत के सहारे सुलझाती या उलझाती है। मिसाल के तौर पर ताजा खुलासा यह है कि कोयला घोटाले में कई मामलों को रिश्वत लेकर बंद कर दिया गया और रिश्वत नहीं मिलने पर उन्हीं मामलों को फिर से खोल दिया गया। यह खुलासा सीबीआई के अधिकारियों ने ही किया है। यह भारत की जांच एजेंसियों का सनातन सत्य है। तभी चारा घोटाला खुलने के 20 साल बाद भी मामला अभी निचली अदालत में ही चल रहा है। बोफोर्स घोटाला खुलने के 32 साल बाद भी उसमें से कुछ नहीं निकला। 90 के दशक में हुआ पहला संचार घोटाला भी अभी मुश्किल से हाईकोर्ट तक पहुंचा है। इसलिए 2 चीजों की उम्मीद बेमानी है। पहली चीज है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की। भारत में किसी भी एजेंसी से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और दूसरी चीज है समयबद्ध जांच की। यहाँ फास्ट ट्रैक अदालतों में भी मामले 10-10 साल चलते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला एक राजनीतिक मामला बन गया है। इसके बावजूद कि इटली की अदालत ने रिश्वत देने का मामला प्रमाणित कर दिया है और रिश्वत देने वालों को सजा सुना दी है। अब भारत को रिश्वत लेने वालों की पहचान करनी है और उन्हें सजा दिलानी है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी आज चुनौती दे रही है कि सरकार कार्रवाई करे, वह कार्रवाई होते ही राजनीतिक बदले का आरोप लगाने लगती है। सरकार के सामने भी पहले के उदाहरण हैं। सोनिया गांधी पर कार्रवाई होते ही उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो सकती है, जैसा उनकी सास इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इसलिए सरकार के लिए यह मामला पेचीदा हो गया है। इस घोटाले का तकनीकी पक्ष यह है कि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुई थी। उस समय भी तय शर्तों में कुछ बदलाव किया गया था और फिर दोबारा 2008 में कुछ बदलाव किया गया। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसका फायदा हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेक्कानिका को हुआ है। इस मामले में जांच एजेंसियों को रिश्वत के पैसे की आवाजाही के रूट की जानकारी मिली है। उस आधार पर उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने पैसे लिए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अगस्ता मामले की राजनीति पर चर्चा करेंगे। मनमोहन सरकार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जैसे तंग किया, बात बेबात जैसे दागी बनाने की कोशिश की, उस नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब यदि सोनिया गांधी, अहमद पटेल और कांग्रेस के खिलाफ अगस्ता जांच को सख्ती से कराए तो उससे राजनीति क्या बनेगी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में भाजपा और कांग्रेस में जैसी ठनी है, जो राजनीति पक रही है, ये मामला कितना लंबा जाएगा? इसका हश्र अंतिम परिणाम किस तरह का होता हुआ लगता है? देखिए, मैं ये जो इशू है, इस इशू के ऊपर लगातार मतलब 3-4 दिन से सीबीआई ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन सबसे बात कर रहा हूँ। इशू बहुत गंभीर है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट दिन जब सरकार गिर रहे हैं, उस दिन सीबीआई के पास
इस इशू को भेजना, और राज्यसभा में भी गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बोले थे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, देखिए उसमें भी प्रिविलेज हो गया है, मतलब प्रिविलेज मोशन स्वामी जी ने मूव किए हैं, क्योंकि ये तो पेपर से ही पता चल रहा है कि कांग्रेस जो बोल रहे हैं, वो एंटोनी जी बोले या गुलाम नबी आजाद जो बोले, वो इंडिविजुअल इज नॉट द इशू, लेकिन कोई ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था और उसमें कोई ऐसे एक्शन लिया है, ऐसे कोई सबूत नहीं है। अभी मैं जो उसको मतलब जो बातचीत करके मुझे जो पता चला कि इशू में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जैसे जो नाम मेंशनिंग है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम लोग तो वो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस अभी तक देखा ही नहीं, और वो जो पेपर सरकार के पास है उससे ये साबित होता है कि इसमें कट मनी जिसको कहा जाता है वो 2% है या 4% है, ये इमेटेरियल है। भ्रष्टाचार के इशू में 2% कम है, 4% बढ़ा है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो सब इश्यूज है ना, और जिस दिन मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नेक्स्ट डे मिडिलमैन भाग रहे हैं, और वो मिडिलमैन कहाँ गए हैं, वो सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने ही पहली बार ये जो सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑफिशियली भेजना, ये इससे ब्लैक एंड व्हाइट ये एकदम साबित हो गया है। लेकिन एक चीज मैं बोल के खत्म करना चाहता हूं कि ये जो चार्जशीट तक ले जाना, इसका एक प्रक्रिया है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते नहीं, लेकिन आप इसको मान रहे हैं कि ये चार्जशीट तक मामला जाएगा, सीरियसली इस पे लोगों के खिलाफ चार्जशीट होगी, यहाँ तक आपको भरोसा है? ऐसा होता हुआ लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस नाते ये बोफोर्स के मुकाबले में ज्यादा एक तरह से करप्शन का सचमुच में इशू बनाने वाला होगा, या ये राजनीतिक तौर पर ज्यादा होगा? देखिए, हमारे देश में एक सिनिकल व्यू है कि बोफोर्स से लेके हर इशू में अल्टीमेटली भ्रष्टाचार का कोई मतलब साझा नहीं होता है, राजनेता को कभी साझा परमानेंट नहीं होता है। ये सब एक आम जनता के मन में भी एक सिनिकल व्यू है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं अभी तक जो पेपर जो देखा है उसमें मुझे लगता है कि राजनैतिक मुद्दा भी आप ये तो क्लियर है, जैसे अध्यक्ष जी मतलब अमित शाह जी ने जैसे बयान दिया है इस इशू में, और जैसे पूरी पार्टी में एक कोहेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा, दो इशू है, एक है राजनीतिक मुद्दा और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जैसे गांधी फैमिली के बारे में एक सेक्शन में रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी को जोड़ते हैं, सीमेंटिंग फैक्टर। दूसरी तरफ एंटी गांधी फैमिली एक बहुत बड़ा क्लाइंटेल, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भाजपा का कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं वो है, लेकिन वो अभी आपके हिसाब से उसमें इतना दमखम या उसके पास ऐसे तथ्य है कि वो हावी हो जाए, ये लगता है आपको? अगर वो, क्योंकि देखिए वो सत्ता में है, सत्ता के कारण उसके फायदे तो नुकसान दोनों बातें। अभी तक जितने करप्शन के मुद्दे हुए हैं उसमें सरकारों के खिलाफ करप्शन खड़ा हुआ, यहाँ सत्ता विपक्ष के खिलाफ खड़ा कर रही है, ये बहुत अजीब स्थिति बनेगी। नहीं, मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो एक एस्पेक्ट होता है कि कीचड़ उछलना, मतलब कोई नहीं, राजनीति में भ्रष्टाचार धुरी बन के पूरी उसमें विपक्ष को ढह जाए, ये पहली बार होगा अगर ऐसा होता है। ये जो इशू है, ये इशू अभी कुछ पत्ता खोला ही नहीं, ये इशू और आगे बढ़ेगा, और ये इसके साथ कोई असेंबली इलेक्शन और नो असेंबली इलेक्शन, ये तो 2019 तक जाएगा। ये 2019 तक जाएगा ही जाएगा। नहीं तो जाएगा तो उसमें एक और आप वो देखिए, एक और खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा मुखरता है। वो कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती बता रहे हैं इसे। देखिए, वो अपने तरह से खेल खेलेंगे। बहुत बड़ी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है केजरीवाल को जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, केजरीवाल को जो लोग कहते हैं कि वो राजनीति जानते नहीं है, वो तो महामूर्ख है। मतलब केजरीवाल, बीजेपी को ही सोचना चाहिए कि उसके पार्टी के अंदर अभी तक बीजेपी में कोऑर्डिनेशन है इस इशू में। और मैं खुद देख रहा हूं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जहां लोग सोचे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी एक सोलो प्लेयर है और वहां प्रॉब्लम होगा, अभी तक कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, और भाजपा एक कंसोलिडेटेड मूव ले रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी पंजाब इलेक्शन के पहले इस इशू को जैसे मतलब इसको ले कर रहे हैं, वो अपने 10 तरह से बयान दे रहे हैं। मुझे केजरीवाल जी का बयान देख के लग रहा है कि डिजाइन है, एक रोड मैप है, और केजरीवाल जी चाहेंगे कि भाजपा से ज्यादा इस इशू में एंटी कांग्रेसिज्म केजरीवाल दिखाएंगे, और वो भ्रष्टाचार के मुद्दों के नंबर 1 ले आए केजरीवाल। भ्रष्टाचार का जो मतलब नंबर 1
रिप्रेजेंटेटिव बनना वो चाहते बनना हैं, वो चाहते हैं और वो भ्रष्टाचार अपनी विरोधी पुरानी मंच का। हाँ, तो अगस्ता वाला मामला तीनों पार्टियों और मतलब पूरी सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शन करके अलग अलग तरह की राजनीति पैदा करेगा। उसमें कंपटीशन होगा, हाँ, कंपटीशन होगा, उसमें कंपटीशन होगा। जैसे आज पश्चिम बंगाल की ममता के खिलाफ बीजेपी और सीपीएम का भी कंपटीशन है, एक ही मुद्दा है। हाँ, यहाँ भी भ्रष्टाचार के मुद्दा में मुझे लगता है बाकी जो पार्टीज है, देखिए जो सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर जिसको हम लोग कहते हैं, जो एंटी मोदी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, वहां भ्रष्टाचार का मुद्दा आगे बढ़े या कुछ उसमें डॉक्यूमेंट और मिले, कोर्ट का कुछ मिले, तो उसमें उनका भी समर्थन करना, कांग्रेस के साथ रहना। कम्युनिस्ट कैसे करेंगे समर्थन? आज कर रहे हैं। ये इशू अगर बढ़े तो क्या कम्युनिस्ट भ्रष्टाचार का समर्थक बनेंगे? पूरी राजनीति एक तरफ बहुत ही छिन्न भिन्न और बहुत ही खिचड़ी, बहुत ही अजीब स्थिति वाली बनेगी। लग रहा है इसमें कांग्रेस का आइसोलेशन बढ़ेगा। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।